Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our second lecture on the topic of one compartment open model IV bolus administration, and we have already discussed about the compartment, one compartment and IV administration. Now once the drug is administered inside the body, then first order elimination process start. अब फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन प्रोसेस क्या है, इस पे हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. The rate of elimination for most drugs from a tissue or from body is a first order process, and in which the rate of elimination at any point in time is dependent on the amount or concentration of a drug present at that instance. ठीक है, तो हमने बात की थी कि जो एलिमिनेशन रेट होगा वो डिपेंड करेगा कि उस वक्त ड्रग का अमाउंट या कंसंट्रेशन जो है वो कितनी मौजूद है बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो ज़्यादा तेज़ी से ये एलिमिनेशन रेट जो होगा वो वर्किंग कर रहा होगा, और अगर कंसंट्रेशन या अमाउंट कम हो जाएगा तो ये एलिमिनेशन रेट भी रिड्यूस हो जाएगा. द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट विच इज़ स्मॉल के इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट विद यूनिट ऑफ पर यूनिट टाइम लाइक पर आवर और 1/hour. Generally, the injected drug is measured in blood or plasma, sometimes termed the vascular compartment. लिहाजा वो ड्रग जो कि इंजेक्ट की गई है ब्लड में लाइक इंट्रावेनस, और जो ब्लड में है या प्लाज्मा में है, तो उसको जो है वैस्कुलर कंपार्टमेंट या सेंट्रल कंपार्टमेंट या फर्स्ट कंपार्टमेंट कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट स्लाइड. एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट कंपोनेंट पे अगर हम बात करें तो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेट कांस्टेंट Km विच इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रेट प्रोसेस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है ड्रग का और एलिमिनेट हो रही है, एंड एक्सक्रीशन Ke विच इज़ फर्स्ट ऑर्डर रेट प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द किडनी, रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी वाया किडनी, विच इज़ कंबाइंड रेट यानी कंबाइंडली एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू Km प्लस Ke यानी मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों का कंबाइन होता है. टोटल रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ इंजेक्टेड ड्रग फ्रॉम दिस कंपार्टमेंट इज अफेक्टेड बाय मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, यानी जो ड्रग की रिमूवल होगी जो इंजेक्ट हुई है इस कंपार्टमेंट से वो डिपेंड करेगी ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसा है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सक्रीशन है कैसी है. यानी अगर इन दोनों में से कोई भी एक रेट कम हो जाएगा तो ये ओवरऑल एलिमिनेशन रेट रिड्यूस हो जाएगा, और अगर ये ज़्यादा होगा, दोनों ही ज़्यादा हैं या इनमें से कोई भी एक फैक्टर ज़्यादा होगा तो ओवरऑल एलिमिनेशन रेट बढ़ जाएगा. द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ ईच ऑफ दीज प्रोसेसेस, यानी एक्सक्रीशन का प्रोसेस और मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस. There may be several routes of elimination of drug by metabolism excretion, but in such cases each of these process has its own first order rate constant. यानी अगर हम मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन यानी किडनी के अलावा स्किन को ले लें, लंग को ले लें, यानी और जो मेटाबोलाइजिंग और एलिमिनेटिंग ऑर्गन है स्लाइवा को ले लें, तो उनका भी अपना एक एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट यानी K की वैल्यू होगी, जो कि फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है और ज़ीरो ऑर्डर भी हो सकता है, बट हम जैसा बात कर चुके हैं ज़्यादातर ड्रग में ये फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉलो हो रहा होता है. नाउ रेट एक्सप्रेशन एंड इंटीग्रेशन, यानी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी और इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होगी. If you talk about the differential equation, dDB by dt is equal to minus KdB, यानी ड्रग इन बॉडी पर यूनिट टाइम, किसी एक टाइम पे वो ड्रग कितनी होगी वो डिपेंड कर रही होगी कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट एंड इनटू अमाउंट ऑफ ए ड्रग विद इन द बॉडी, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है. द एक्सप्रेशन शोज दैट, ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, क्योंकि वो डीबी पे डिपेंड कर रही है, डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट K एंड द अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी. डीबी क्या है, रिमेनिंग एट एनी गिवन टाइम, यानी किसी भी टाइम पर कितनी ड्रग बॉडी में मौजूद है. इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या है इसी इक्वेशन की, log dB इज इक्वल टू माइनस KT अपॉन 2.3 प्लस log dB नॉट, वेयर dB क्या है, द ड्रग इन द बॉडी एट टाइम t, यानी इस टाइम पर किसी भी टाइम पर ड्रग की कंसंट्रेशन या ड्रग कितनी बची है, एंड dB नॉट इज़ द अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन बॉडी एट टाइम ज़ीरो, यानी जिस वक्त हमने ड्रग दी थी, IV ड्रग दी थी, तो टोटल ड्रग यानी इनिशियल ड्रग कितनी थी एट टाइम ज़ीरो, क्योंकि जिस टाइम पे हमने IV इंजेक्शन दिया है वो तो टाइम ज़ीरो है. व्हेन log dB इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट t फॉर दिस इक्वेशन इन स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन, तो इस पर हमें ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन मिलती है. इसी की एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होगी, dB इज इक्वल टू dB नॉट एक्सपोनेंट माइनस KT. In practice, instead of transforming value of dB to their corresponding log, यानी like ये जैसे log dB है,
इस प्लेस एट लॉगरिदमिक इंटरवल ऑन सेमी लॉग पेपर। तो हम क्या करते हैं कि डीबी की वैल्यू को जो है वो सेमी लॉग पे ले लेते हैं और टाइम की वैल्यू को एक्स एक्सेस पे, जो कि नॉर्मल ग्राफ है, रेक्टेंगुलर ग्राफ है, वहाँ ले लेते हैं। तो बजाय ये कि हम इसको लॉग में कन्वर्ट करें डीबी को, जैसा कि यहाँ पे इस फॉर्म में कर रहे हैं, हमें फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर सेमी लॉग ग्राफ पेपर पर हम इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में बना रहे हैं। Apparent volume of distribution. The volume of distribution represents a volume that must be considered in estimating amount of a drug in the body from concentration of drug found in sampling compartment. तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? दैट इज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पहले भी हम कर चुके हैं कि ये जो है वो दरअसल क्या बता रहा है कि कितने वॉल्यूम में दरअसल ड्रग की कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द अपरेंट इन विच द ड्रग इज डिजॉल्व because the value of volume of distribution does not have a true physiologic meaning in terms of anatomic space, the apparent volume of distribution is used। इस पे भी हम लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कि क्योंकि ये कोई ट्रू वैल्यू नहीं होती है, बल्कि ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, हाइपोथेटिकल वैल्यू होती है, हाइपोथेटिकल स्पेस में होती है। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रादर दैन ट्रू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका रीज़न भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नाउ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप, द अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी इज़ नॉट डिटरमिन्ड डायरेक्टली। जो अमाउंट जो ड्रग का मौजूद है बॉडी में, वो डायरेक्टली तो डिटरमिन नहीं हो सकता। इंस्टेड ब्लड सैम्पल्स आर कलेक्टेड एट पीरियोडिक इंटरवल। मुख्तलिफ टाइम पर आप ब्लड सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं एंड प्लाज्मा पोर्शन ऑफ ब्लड इज एनालाइज फॉर देयर ड्रग कंसनट्रेशन। तो उस प्लाज्मा में ड्रग की कंसनट्रेशन को डिटरमिन किया जाता है। The VD or volume of distribution relate to concentration of a drug in plasma and the amount of a drug in the body is in the following equation। DB is equal to VD into CP। यानी ड्रग इन द बॉडी जो है वो दरअसल किसके बराबर होगी? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। ए सिमिलर एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा इज ऑब्टेन्ड for the first order decline of drug concentration, that is log Cp is equal to minus Kt upon 2.3 plus log Cp। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि ये इक्वेशन जो है that is also equal to ln Cp minus Kt plus ln Cp नॉट। वो किस तरह से? अच्छा जनाब, वो किस तरह से, उसको हम यहाँ देखते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ln Cp is equal to माइनस Kt प्लस ln Cp नॉट, ठीक है, विच इज इक्वल टू log Cp, ठीक है, यानी यही log Cp इज इक्वल टू माइनस Kt अपॉन 2.3 प्लस log Cp नॉट। यानी ये इक्वेशन जो है ये इक्वल है इस इक्वेशन के, क्योंकि देखें दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पे नेचुरल log Cp है, यहाँ पे log Cp है, यहाँ पे माइनस Kt है, यहाँ पे माइनस Kt अपॉन 2.3 है, यहाँ पे क्या है प्लस ln Cp नॉट, यहाँ है प्लस log Cp नॉट। ये 2.3 कहाँ से आया? ये फार्मूला कांस्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि नेचुरल लॉग में ln में ये 2.3 की वैल्यू ऑलरेडी एडजस्टेड है, इसलिए हमें यहाँ पर माइनस Kt को 2.3 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि इस लॉग में जो लॉग बेस 10 है, इसमें ये 2.3 की वैल्यू एडजस्टेड नहीं है, तो लिहाजा ये इसको Kt को जो है वो डिवाइड कर रही होगी। तो इस वजह से मैंने कहा कि ये दोनों वैल्यू इक्वलेंट है। तो अब ये कह रहे हैं हम कि ये इसकी जो है वो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, और वही इसकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेयर Cp क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द प्लाज्मा एट टाइम t, एंड Cp नॉट क्या है इसमें? ये इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन प्लाज्मा एट टाइम 0, एंड दिस एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज Cp इज इक्वल टू Cp नॉट एक्सपोनेंट माइनस Kt। यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। Cp क्या है? कंसंट्रेशन एट टाइम t। Cp नॉट यानी जैसे ही आपने इंजेक्शन दिया था, IV बोलस इंजेक्शन, तो सारी की सारी ड्रग बॉडी में चली गई, तो उस वक्त कितनी कंसंट्रेशन है? वो Cp नॉट हो गई, यानी टाइम 0 पर इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि 10 घंटे के बाद कंसंट्रेशन क्या होगी, तो आपने ये इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन रखी,
एक्सपोनेंट माइनस के यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई बाय 10 आवर। तो अगर आप यहाँ पे 10 रखेंगे और इसको जब कैलकुलेट करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो आपको पता चल जाएगा कि सपोज दैट इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन अगर 100 मिलीग्राम पर लीटर थी, तो फिर 10 घंटे के बाद वो कम होके कितनी कंसंट्रेशन रह जाएगी। ठीक है, तो ये हमें हेल्प आउट कर रहा होगा कि डोज कैलकुलेशन वगैरह के पैरामीटर को, कि अगली डोज कब रिपीट करनी है और कंसंट्रेशन कहीं MEC से तो नीचे नहीं जा रही इतनी देर के बाद, ताकि हम उससे पहले ही फिर जो डोज है उसको रिपीट करें, ताकि प्लाज्मा कंसंट्रेशन MEC से नीचे ना जाए। क्योंकि हमने ये बात पहले कही थी कि अगर ड्रग की कंसंट्रेशन MEC से नीचे जाएगी तो फिर ड्रग का इफेक्ट उस वक्त नहीं आएगा। नाउ one calculating volume of distribution, one compartment model IV administration. The VD is calculated with the following equation. इस पे भी हम पहले बात कर चुके हैं। अगर ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करना हो तो हमें दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। डोज कितनी थी, डोज यूजुअली हमें पता ही होती है कि कितनी दी है। CP नॉट जो है वो हम ग्राफ से मालूम कर सकते हैं कि टाइम ज़ीरो पर उसकी कंसंट्रेशन कितनी अचीव हो रही है। अच्छा, CP नॉट पे जैसे हमने बात की, when CP नॉट इज डिटरमिन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन इन द ग्राफ, CP नॉट रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस ड्रग कंसंट्रेशन आफ्टर ड्रग इक्विलिब्रियम इन द बॉडी एट टाइम ज़ीरो। यानी टाइम ज़ीरो पर ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी थी, यानी जब ड्रग इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी थी, यानी वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में डिसॉल्व या डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी, तो उस वक्त जो थी CP नॉट यानी इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो थी टाइम ज़ीरो पे, यानी जब आपने इंजेक्शन लगाया था, तो वो कितनी थी, वो ये हो जाएगी। डोज हमें मालूम होगी, 500 मिलीग्राम दी है ड्रग की डोज, 100 मिलीग्राम दी है, 250 मिलीग्राम दी है, 1000 मिलीग्राम दी है वो, और CP नॉट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उस ड्रग का निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मालूम कर सकते हैं। लेकिन अक्सर जो है ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर हम ड्रग के लीफलेट को देखें तो उसमें गिवन भी होता है, यानी इसका जो लीफलेट होता है, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का मोनोग्राफ या लीफलेट को उठा के देखें तो उसके लीफलेट में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल मौजूद होती है। नाउ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइक वारफेरिन, apparent volume of distribution is 0.14 liter per kg which is much less than the total body mass। तो ये बहुत कम है, यानी 0.14 लीटर पर केजी, यानी अगर हम इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फिर इसका टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में आ जाएगा। अगर पेशेंट का वेट 70 kg है, अगर 80 kg होगा तो इसको हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पेशेंट का वेट 90 kg होगा, 85 kg होगा, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उस ड्रग का, उस यानी वारफेरिन का टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो वारफेरिन फॉर एग्जांपल इन्होंने स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दी है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी जो ऐसी ड्रग की जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है? हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, यानी ये प्लाज्मा की हद तक ब्लड में ही रहेंगी। मॉलिक्यूल्स आर टू लार्ज टू लीव वैस्कुलर कंपार्टमेंट्स, मॉलिक्यूल्स का साइज़ इतना ज़्यादा है, बड़े साइज़ के हैं कि वो वैस्कुलर यानी ब्लड वेसल से निकल ही नहीं सकते, इसलिए ब्लड वेसल्स में ही रह रहे हैं। तो वो बॉडी के यानी टिश्यू कंपार्टमेंट में और डीप टिश्यू कंपार्टमेंट में ड्रग जा ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से जो है वो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है। इसके अलावा हायर CP नॉट, यानी अगर इनिशियल प्लाज्मा कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इन केस में रिजल्ट्स इन स्मॉलर VD, तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कम हो सकता है। ड्रग रिमेन्स प्राइमरीली इन इंट्रावेस्कुलर रीजन, यानी इंट्रावेस्कुलर यानी ब्लड वेसल्स के अंदर है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्रग जो है वो सिर्फ जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर रह रही है। अब लाइक फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स जो है उसमें टोटल ब्लड जो है वो 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर है, तो ऐसी ड्रग्स का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसी के दरमियान होगा। बहुत हो गया तो 10 लीटर के करीब होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसी ड्रग जो कि रिमेनिंग रहती हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर लाइक ब्लड वेसल्स के अंदर और ब्लड में और हाईली परफ्यूज टिश्यूज़ में, हाईली परफ्यूज ऑर्गन्स में, तो उन ड्रग का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो स्मॉल, यानी उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है। इसके बरक्स अगर हम देखें लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइक डिजॉक्सिन, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 7 लीटर पर केजी। अब सोच लें तो अगर मैं इसको 80 kg से मल्टीप्लाई करूं तो 8 7 जा 56 या 7 7 जा 49, ठीक है, तो 49 प्लस 70 का ज़ीरो, तो यानी ये हो जाएगा 490 लीटर, ठीक है ना। तो ये टोटल आएगा 490 लीटर। तो ये तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, 90 लीटर, 490 लीटर, विच इज़ मच ग्रेटर देन द टोटल बॉडी मास,
यानी बॉडी मास से भी ज़्यादा है। अब बॉडी टोटल बॉडी इतने केजी की नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। इसी वजह से जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इसी वजह से हम इसको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहते, बल्कि अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्योंकि देखिए ना कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बॉडी के 1 केजी में 7 लीटर ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, बॉडी का वेट है 70 केजी, तो 7 7 जा 49 लीटर और प्लस उसका 70 केजी का, तो ये हो गया 490 लीटर। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 490 लीटर है, यानी तकरीबन उसका पेशेंट का वजन होगा 490 केजी। तो 490 केजी का कौन होता है, आमतौर पे तो कोई भी नहीं होता, और हम कह भी रहे हैं कि इस पेशेंट का वेट 70 केजी है। तो 490 केजी कैसे हो गया, यानी 490 लीटर इसमें कहाँ से आ गया, फ्लूइड नहीं है। इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, वेरी स्मॉल CP नॉट होगा इन द बॉडी में, कंसंट्रेशन इन पेरिफेरल टिश्यू एंड ऑर्गन होगी, यानी ज़्यादातर ड्रग जो है वो कहाँ जाके रिटेन हो रही है, पेरिफेरल साइट्स पे। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टिश्यू बाइंडिंग होगी, मोर कंसंट्रेटेड इन एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू, यानी ब्लड वेसल से छोड़ के टिश्यूज़ के अंदर जाके ये ड्रग कॉन्सनट्रेटेड हो रही है, एंड लेस कॉन्सनट्रेटेड इंट्रावेस्कुलरली, और जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर इसकी क्वांटिटी कम है। अच्छा, अब हम इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एंड वेरिएशन। नाउ बॉडी वेट एक्सप्रेशन, the apparent VD is a volume term that can be expressed as a simple volume or in terms of percent of the body weight. In expressing the apparent VD in terms of a percent body weight, 1 liter volume is assumed to be equal to the weight of 1 kg, जैसा कि मैं पिछली स्लाइड में मैंने बताया था। कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 70 kg से, तो ये तो हो जाएगा 490 लीटर। 490 लीटर का तो मतलब ये हुआ कि अगर 1 लीटर 1 केजी के बराबर है वॉल्यूम, तो ये तो फिर 490 लीटर का मतलब हुआ 490 490 केजी, तो ये पेशेंट तो 70 केजी का है। तो इसी वजह से इसको हम ये कह रहे हैं कि ये अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है रादर दैन एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एज एंड बॉडी कंपोजिशन, चेंजेस इन टोटल बॉडी वेट एंड लीन बॉडी मास विच नॉर्मली अकर विद एज, less lean mass and more fat may also affect the apparent volume of distribution. अब इसको हम देखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वो लोग जो कि जिनका बॉडी मास ज़्यादा होता है, यानी जिनके बॉडी में फैट्स ज़्यादा होता है, तो उनमें जो फैट सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, लिपोफिलिक ड्रग होती हैं, उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा आता है, और जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होती हैं उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम आता है। और इसी तरीके से वो लोग जो कि फैट्स नहीं होते बल्कि लीन होते हैं और जिनका बॉडी मास बहुत कम होता है, उसमें सिचुएशन वाइस वर्सा हो जाती है, क्योंकि उनकी में बॉडी फैट्स की क्वांटिटी कम होती है, तो उसी वजह से उनकी बॉडी में ऐसी ड्रग्स जिनकी फैट सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, लिपोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, तो उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम आता है, और हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो होती हैं जो उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा आता है। तो इसी वजह से जो हम ये बात कर रहे हैं कि पेशेंट की एज और बॉडी कंपोजिशन, उससे भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा पैथोलॉजिक कंडीशन से भी पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन एडिमेटस कंडीशन द टोटल बॉडी वाटर एंड टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर इंक्रीजेस। एडिमा में क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो टोटल वाटर होता है, और चाहे वो इंट्रा सेलुलर हो एक्स्ट्रा सेलुलर हो, वो तमाम वाटर इंक्रीज़ हो जाता है। तो लाजिम बात है वो ड्रग जो कि वाटर सॉल्युबल है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बॉडी में बढ़ जाएगी, यानी उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा आएगा। दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन ए लार्जर अपेरेंट वीडी वैल्यू फॉर ड्रग दैट इज़ हाईली वाटर सॉल्युबल। जैसे मैंने भी बताया कि फिर उस केस में कि वो ड्रग जिसकी वाटर सॉल्युबिलिटी हाई है, तो फिर एडिमा के पेशेंट्स में उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई आएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो पैथोलॉजिक कंडीशन की वजह से भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे चेंज आ सकता है, तो जिसकी अपनी एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, और ये वेरिएशन पॉसिबल है, एंड दैट शुड बी कंसिडर्ड व्हेन एवर वी आर प्लानिंग ड्रग dosing regimen and the treatment of the patient. So for each drug the apparent VD is constant. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर ड्रग का अपना VD होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग अपना अपना होता है। ऐसा नहीं होता
कि पैरासीटामोल का जो वीडी है वही एस्प्रिन का भी होगा, वही वारफेरिन का भी होगा, वही डिजॉक्सिन का भी होगा। बल्कि अभी हम पिछली स्लाइड में देख भी चुके हैं कि वारफेरिन का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0.4 लीटर पर केजी है। इसी तरह से डिजॉक्सिन जो है उसका 7 लीटर पर केजी है। इसी तरीके से और भी जो डिफरेंट ड्रग्स हैं हर एक का वीडी जो होगा वो अलग होगा और अपने कॉन्स्टेंट होगा। लेकिन इन सर्टेन पैथोलॉजिकल केसेस लाइक हमने यहाँ पे बात की, द अपेरेंट वीडी फॉर ड्रग मे बी ऑल्टर्ड इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इज़ चेंज्ड। ठीक है, तो अगर ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रही है पैथोलॉजिक कंडीशन की वजह से तो फिर उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज भी हो सकता है। द अपेरेंट वीडी इज़ यूजफुल पैरामीटर इन कंसिडरिंग द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन द वैस्कुलर एंड एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज़। तो हमें इससे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से अंदाज़ा हो जाएगा कि ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में किस तरह की है, क्या वो सिर्फ ब्लड वेसल्स की हद तक रह गई है, रिमेनिंग है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, या वो बॉडी में एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिफरेंट टिश्यूज़ में और डीप टिश्यूज़ में यानी एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज़ में, जो जिस केस में उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा आ रहा होगा। तो इस अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें ड्रग का रिलेटिव अमाउंट बताएगा कि वो बॉडी में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, सिर्फ वैस्कुलर एरिया में है यानी ब्लड वेसल्स में है, या फिर एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज़ यानी डीप टिश्यूज़ और टिश्यू एरिया जो है वहाँ पर भी मौजूद है। तो ये इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। इसके साथ ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।